गरीब सहेली पर बारिश में ससुराल वालों का कहर। दोपहर का समय, अचानक आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। बिजलियों के कड़कने की खौफनाक आवाज और तूफानी बारिश से चारों ओर दर्दनाक मंजर छाया हुआ था। इसी तूफानी बारिश में गरीब कोमल अपनी 5 साल की बेटी रिया के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी बारिश के पानी से कांप रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बारिश कितनी तेज हो रही है, हम तो पूरे भीग चुके हैं। घबरा मत मेरी बच्ची, देख सामने वो छोटा सा पत्थरों का शेड है। हम कैसे भी करके वहाँ जाते हैं, वहाँ हमें पानी नहीं लगेगा। सड़कों पर बारिश का पानी लबालब भर चुका था। तेज हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तभी कोमल रिया को लेकर तेजी से उस पतरे के शेड के पास जाने लगती है। तभी दौड़ते दौड़ते रिया का पैर पानी से भरे गड्ढे में पड़ जाता है और रिया धड़ से गिर जाती है। नीचे गिरते ही रिया के दोनों घुटनों पर चोट लगने से खून निकलने लगता है। माँ, मेरी बच्ची, अरे बाप रे बाप, तेरे पैर से तो खून निकल रहा है। कोमल रिया को अपनी गोद में उठाती है और जैसे तैसे उस पतरे के बने शेड में आती है। रिया दर्द के मारे रोने लगती है। रो मत मेरी बच्ची। कोमल अपनी साड़ी के पल्लू से रिया के पैरों का खून पोंछने लगती है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिसके बाद वो पत्थरों का शेड पूरा टूट कर रिया और कोमल के ऊपर गिर जाता है। तभी एक पतरा सीधे कोमल की पीठ में घुस जाता है। अरे बाप रे माँ। कोमल की पीठ से जारो कतार खून बहने लगता है। दर्द का ऐसा भयानक मंजर देखकर रिया और कोमल की रूह तक कांप उठती है। जैसे तैसे कोमल अपने आप को और रिया को उस पत्थरों के नीचे से बाहर ले आती है। दोनों माँ बेटी खून में लथपथ सड़क पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। तभी ज्यादा खून बहने की वजह से कोमल वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना माँ। रिया और कोमल के शरीर का खून बारिश के पानी में घुलने लगा था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रिया पास से जाने वाली गाड़ियों को रोकने लगती है, पर कोई वहाँ रुकने को तैयार नहीं था। अरे कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो रुक जाओ। मेरी माँ के शरीर से बहुत खून बह रहा है, भगवान जी हमारी मदद कीजिए। दर्द का ऐसा भयानक मंजर शरीर में रोंगटे खड़े कर रहा था। क्या होगा अब रिया और कोमल का? आखिर ये रिया और कोमल हैं कौन? वो क्यों ऐसे तूफान में अपने घर से बेघर हो गए? आखिर कहाँ है इनका घर? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में कोमल अपने गरीब माता पिता बलराम और सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। कोमल की शादी उसी गांव के एक गरीब रमेश नाम के लड़के से तय हो चुकी थी। 2 दिन बाद ही रमेश और कोमल की शादी थी। कोमल अपने माता पिता के पास घर में बैठी थी, तभी वहाँ कोमल की बचपन की सहेली अनीता आती है। कोमल, तुरंत मेरे साथ चल, हमें तेरी और मेरी दोनों की शादी की शॉपिंग करनी है। अनीता, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अकेली ही चली जाओ ना। अच्छा, मेरे होते हुए तुझे पैसों की कमी होने लगी? चल, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं अनीता बेटा, बचपन से लेकर अब तक तुमने कोमल बिटिया और हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब नहीं बिटिया, अब हम तुझे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। एक जगह बेटी भी कहते हो और दूसरी जगह ऐसी बात कहकर पराया भी बना देते हो। कोमल, 2 दिन बाद तो हम बचपन की सहेलियां हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये बात सुनकर कोमल अनीता के गले लिपट कर खूब रोती है। कोमल और अनीता बचपन की सहेलियां थी। अनीता बहुत ही अमीर परिवार की बिटिया थी, फिर भी वो हमेशा अपनी गरीब सहेली की मदद करती रहती थी। अनीता की भी शादी 2 दिन बाद थी। अनीता का रिश्ता उस गांव के सबसे अमीर परिवार में तय हो चुका था और गरीब कोमल का रिश्ता एक गरीब रमेश नाम के लड़के से तय हो चुका था। देखते ही देखते दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। 2 दिन बाद कोमल अपने गरीब ससुराल में थी। कोमल के ससुराल में उसके सास ससुर दामिनी दर्पण और नंद कविता थी। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू सब्जी बना दे, और सुन, खाना रसोई में नहीं बाहर चूल्हे पर जाकर बना, घर में गैस बहुत कम है। कोमल बाहर चूल्हे पर आकर खाना बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब खाना खाने बैठते हैं। क्या तीखा तीखा बनाया है तूने मनूस कहीं की, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। भाभी, आपको खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना बुरा खाना बनाया आपने। आपके माता पिता ने आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? कैसे सिखाते, खुद खाएंगे तो सिखाएंगे ना। भिखमंगे लोग, गरीब भिखारी कहेंगे। अपने घर की टेंशन हमारे घर भेज दिए, ना दहेज दिया ना कोई पैसा दिया। कविता और दामिनी कोमल का बहुत अपमान करते हैं और इसी तरह रोज रोज कोमल पर जुल्म करके उसकी गरीबी का अपमान करते जाते हैं। सवेरे से लेकर रात तक कोमल से घर का सारा काम करवाने के बाद दामिनी और कविता अपने पैर भी कोमल से दबवाते। इधर अनीता अपने अमीर ससुराल में बड़ी शान से अपना जीवन बिता रही थी और इधर गरीब कोमल अपने गरीब ससुराल का हर दिन जुल्म सह रही थी। 5 साल बाद कोमल को एक लड़की थी रिया। एक दिन रिया दामिनी की 20,000 की टीवी खेलते खेलते फेंक देती है, जिसके बाद टीवी नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर दामिनी और कविता रिया को खूब मारने लगते हैं। नहीं दादी माँ, मुझे मत मारिए। मनूस की औलाद, इतना महंगा टीवी फोड़ दी तूने,
आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। नहीं माँ जी, मेरी बच्ची को मत मारिए, उसे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। इतनी मेहनत से पाई पाई जमा करके हम इतनी महंगी टीवी खरीदे थे और इस मनूस रिया ने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। माँ, निकाल दो इन दोनों माँ बेटियों को घर से। उसके बाद दामिनी और कविता कोमल और रिया को बेरहमी से पीट पीट कर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर तेज तूफान बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली जोरों की कड़क रही थी। चारों ओर तूफानी खौफनाक बारिश का मंजर था। उसी तूफानी बारिश में कोमल और रिया सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगते हैं और आखिरकार एक पतरे के शेड में जाकर दोनों माँ बेटी के ऊपर वो पतरा गिर जाता है, जिसके बाद कोमल की पीठ में वो पतरा घुस जाता है, जिसके बाद कोमल वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोमल की बचपन की सहेली अनीता अपनी कार में सवार रिया को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर अपनी कार रोक देती है और रिया के पास आती है। रिया, तुम यहाँ? मौसी आप देखिए ना, मेरी माँ सड़क पर कैसे बेहोश पड़ी है, उसके शरीर से देखिए ना कितना खून निकल रहा है। अनीता रिया के साथ कोमल के पास आती है। अरे बाप रे, कोमल कोमल क्या हुआ तुम्हें? अनीता जैसे तैसे कोमल और रिया को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ जैसे तैसे कोमल का इलाज हो जाता है और अनीता कोमल रिया को अपने बड़े से घर में ले आती है। कोमल, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो अपने ससुराल में थी ना, फिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे? तभी कोमल रोते रोते अनीता को सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर अनीता की भी आंखें भर आती हैं। क्या इतना सब हुआ तुम्हारे साथ? तुम चिंता मत करो कोमल, मैं हूं ना तुम्हारी सहेली, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं अनीता, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं और रिया कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। कोमल, तुम रिया को लेकर कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें एक घर दिला देती हूँ और एक कंपनी में नौकरी भी दिला देती हूँ, ताकि तुम आराम से अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बसर कर सको। ये सुनकर कोमल अनीता के गले लिपटकर खूब रोने लगती है और उसके बाद अनीता कोमल को एक घर और एक कंपनी में नौकरी दिला देती है, जिसके बाद कोमल रिया के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है। मनोरमा अपने 5 बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उसके बेटे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कोई कारखाने में तो कोई मिल में तो कोई ईंट के भट्टे पर ईंट और मलबा ढोकर कड़ी मेहनत से पैसा कमाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? भिंडी की सब्जी बना दे, वो मेरे बेटों को बहुत भाता है, कम से कम आज तो अच्छे से खा लेंगे। 5 बहू साथ मिलकर खाना बनाती है। तभी उनके पति भी घर चले आते हैं। आ गए मेरे बेटे, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भूख लगी होगी ना। 5 बहुएं अपने पतियों को खाना परोसती हैं। क्या बात है, आज तो हमारी मन पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनी हुई है। हा, 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 आज तो पेट भरकर खाना बनता है। ललित बेटा, घर में खुशखबरी आने वाली है। गीतू बहू और गुंजन बहू गर्भवती हैं। हमारी घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। अब तो हमें और भी ज्यादा दुगनी मेहनत करनी होगी। माँ, सबसे पहले हम घर बनवाएंगे, ताकि इस घर में आने वाले बच्चे इस गरीब कच्चे मकान में नहीं, बल्कि हमारे बनाए अच्छे घर में आँख खोलें। एक एक महीना करते हुए दोनों गर्भवती बहुओं को 4 से 5 महीने हो जाते हैं, मगर उनके पति जो कुछ कमाते वो घर का खर्चा चलाने में ही लग जाता था, जिस कारण उन्हें 2 वक्त के खाने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। मगर कम में भी मनोरमा की 5 बहुएं अपने ससुराल में खुशी से रह रही थी। मगर उस रोज उन 5 बहुओं के हंसते खेलते परिवार की खुशियों को वक्त की नजर लग जाती है, जब तनख्वाह लेकर घर लौटते वक्त रास्ते में गुंडों की टोली उनके साथ छीना झपटी करके उन सभी को मार देती है, जिसमें से सिर्फ ललित की ही जान बच पाती है। क्यों भगवान, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? एक माँ से उसके बेटों को छीनकर तुझे क्या मिल गया? इस तरह वक्त गुजरता है और मनोरमा अपनी 5 बहुओं का पेट पालने के लिए लाला से कर्ज लेकर घर चलाती है और मौका पाकर लालची लाला उनसे उनका घर भी छीन लेता है। लाला, मुझसे मेरा घर मत छीनो, मैं तुम्हारी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगी। मेरी 2 बहुएं गर्भवती हैं, उन पर तो तरस खाओ। वो क्या है ना मनोरमा देवी, लाला किसी पर तरस नहीं खाता, बस ब्याज खाता है। पर ब्याज तो दूर, तुम्हारे पास मेरे असल पैसे देने की भी औकात नहीं है। अब चलो फूटो यहाँ से। बेघर हो जाने के बाद मनोरमा अपनी 5 गरीब बहू और लाचार लंगड़े बेटे के साथ दिन भर सड़कों और भूखी प्यासी इधर से उधर भटकती है और फुटपाथ पर बैठ जाती है। मगर एक पुलिस वाला मनोरमा को उसकी 5 बहुओं के साथ फुटपाथ से भगा देता है। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? न हमारे पास पैसे हैं और ना ही रहने का ठिकाना, और अब तो ये पुलिस वाले हम गरीबों को फुटपाथ से भी भगा रहे हैं। आखिर हम कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे?
तभी पांचों बहू को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आ रही आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर चली जाती हैं। तभी गुंजन गर्मी और भूख से बेहोश होकर गिर जाती है। माँ जी, जेठानी जी, देखिए ना, गुंजन बेहोश हो गई है। गुंजन, आंखें खोलो, पानी, कोई पानी लेकर आओ। मधु भागकर रेलवे स्टेशन के प्याऊ से पानी लाकर गुंजन की आंखों पर डालती है, जिससे वो होश में आ जाती है। गुंजन बहू, तू ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगी, तू गर्भवती है और तूने और गीतू बहू ने कल से कुछ खाया भी नहीं है। भगवान मेरी बहू और उनके पेट में पल रहे बच्चों को सलामत रखना। माँ जी, आप गीतू और गुंजन का ख्याल रखिए, हम इनके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। ये कहकर आरती, कविता और मधु काम के लिए स्टेशन पर इधर उधर भटकने लगती हैं। हमारी गरीब हालत देखकर कोई भी हम में से तीनों को काम नहीं दे रहा। तभी वह तीनों रोते हुए स्टेशन मास्टर के पास आती हैं। साहब, हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए, कम पैसों में भी हम आपका काम कर देंगे। हमारी 2 देवरानी गर्भवती हैं, कल से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। काम तो है, तुम तीनों को इस पूरे रेलवे स्टेशन की सफाई करनी होगी और साथ ही में रेलवे स्टेशन का शौचालय भी साफ करना होगा। बदले में मैं तुम तीनों को 500 रुपए दे दूंगा, मगर क्या तुम ये कर सकोगी? भूख और गरीबी सब कुछ करा देती है साहब, हम ये काम करेंगी। इसके बाद वह गरीब बहुएं पूरे रेलवे स्टेशन की सफाई करती हैं और अपनी गरीबी और लाचारी के साथ आंखों में आंसू लिए रो रो कर शौचालय भी साफ करती हैं। जिसके बाद वो थोड़े पैसे से बड़ा पाव खरीद कर लाती हैं। गीतू, गुंजन, ये लो, इसे खा लो। ललित भैया, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। अरे धिक्कार है, ऊपर वाले ने मेरे पैर छीनकर मुझे इस कदर लाचार बना दिया है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर जाता, कम से कम तुम्हारे सिर से एक इंसान की जिम्मेदारी तो कम होती। बेटा, ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। मधु, आरती, ये देखो, मैंने थोड़े से पैसे बचा लिए हैं। अब ये बचे हुए पैसे ही इस रेलवे स्टेशन पर हम गरीब बहुओं के परिवार का पेट पालने का जरिया बनेंगे। इसके बाद पांचों गरीब बहुएं रेलवे स्टेशन के पास ही गुजारे के लिए एक झोपड़ी बनाकर रहती हैं। वहीं मनोरमा रेलवे स्टेशन की पटरी के पार चल रहे मलबे के काम से मिट्टी लाकर एक चूल्हा बना लेती है और अब गरीब बहुएं समोसे और कचौड़ियां बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचना शुरू करती हैं। समोसे ले लो, समोसे, स्वादिष्ट खस्ता समोसे। कचौड़ी खा लो, कचौड़ियाँ, ताजी करारी कचौड़ियाँ। अरे ओ कचौरी वाली, जरा 2 कचौरी देना। ये लो साहब जी। कितने पैसे हो गए इन कचौरी के? 10 रुपए दे दो साहब जी। ऐसे ही गरीब बहुएं सारा दिन कड़ी गर्मी में रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर कचौड़ी समोसे बेचती हैं। उनके हाथों के बेहतर स्वाद के कारण शाम होने तक सब कुछ बिक जाता है और फिर वो खाली टोकरी लिए अपनी झोपड़ी में आ जाती हैं। अरे आ गई तुम सब? हाँ माँ जी, भगवान की दया से रेलवे स्टेशन पर हमारे पहले दिन के समोसे की बिक्री बहुत अच्छी हुई। मधु, कविता, आरती दीदी, आप तीनों अकेले काम कर रही हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम भी आपकी मदद करना चाहती हैं। अगर तुम दोनों अभी गर्भवती हो, ऐसी हालत में रेलवे स्टेशन की भीड़ में काम करना ठीक नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा, हम अपना और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगी। अगले दिन गीतू कुछ लोगों को पटरी की पाइपलाइन से बोतलों में पानी भरता देखकर कहती है, अच्छा, तो ये लोग इस पटरी के पाइपलाइन से पानी भरकर रेलवे स्टेशन पर बेचते हैं, और वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि पानी के बोतलों की बिक्री तो जरूर होगी। गीतू पटरी के पाइपलाइन पर फेंके प्लास्टिक की बोतलों को जमा करके पाइपलाइन की टोटी से धोकर पानी भरकर उन्हें रेलवे स्टेशन पर बेचती है। तो वहीं गुंजन गर्मी को देखकर खीरे, ककड़ी और कच्चे आम बेचती है। अब मनोरमा की पांचों गरीब बहुएं रेलवे स्टेशन पर सामान बेचती हैं, तो वहीं मनोरमा झोपड़ी में रहकर खुद ये सब बनाकर उन्हें देते हुए उनकी मदद करती है। खीरे खा लो, खीरे, ठंडे ठंडे खीरे आ गए हैं, गर्मी का बेहतरीन तोहफा, खीरे, ककड़ी और साथ में ताजे खट्टे कच्चे आम। पानी की बोतल बोलो भैया, 10 रुपए में चिल्ड पानी की बोतल। अरे ओ पानी वाली, एक पानी की बोतल देना। लो साहब जी, खीरे, ककड़ी और कच्चा खट्टा आम। जल्दी से 10 के ताजे खीरे दे दो। अब पांचों गरीब बहुएं ऐसे ही रोज सुबह सुबह अपने अलग अलग सामान के साथ रेलवे स्टेशन पर आकर शाम तक उसे बेचती हैं और थोड़े थोड़े करके पैसे बचाने लगती हैं। जिसके बाद वह उस रेलवे स्टेशन के पास बने झोपड़ी में रहना छोड़कर किराए का एक घर ले लेती हैं और अब और भी ज्यादा सामान के साथ रेलवे स्टेशन आकर उन्हें बेचा करती। जो भी उनसे खाने पीने की चीजें खरीदता वो उनके स्वाद और गुणवत्ता से खुश होता, जिससे उनके सामान की बिक्री बढ़ती चली गई और वो रेलवे स्टेशन पर एक दुकान खरीद देती है, जो कि बहुत ही जल्द जम जाती है। हमारी मेहनत रंग ले आई, हमने अपनी गरीबी को अपनी मेहनत से मिटा दिया।
जीते रहो मेरी बहू, तुम जैसी मेहनती बहू पाकर मुझ गरीब सास की किस्मत खुल गई। भगवान ऐसी बहू हर गरीब को दे जो कठिनाइयों में हारती नहीं। इस तरह मनोरमा की 5 बहुएं अपनी मेहनत से अपनी गरीब हालत को बदल देती हैं। इसीलिए दूसरों के भरोसे ना रहें, क्योंकि हर इंसान को अपनी मदद खुद ही करनी होती है।